हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। और आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 7 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए हैं और अगर आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखी है तो उनको पहले ज़रूर देख लें ताकि आज का वीडियो आपको अच्छा समझ में आए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मनोज सर गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज जो हम कराने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है श्रेणी एलसी परिपथ सीरीज एलसी सर्किट। ठीक है, यानी कि अब तक हमने आपको 5 परिपथ कराए हैं और 5 परिपथ के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप लोग अच्छे से हमारे वीडियो नहीं वॉच किए हैं तो उनको जरूर वॉच करें ताकि आज का वीडियो आपको क्लियर समझ में आए, अच्छा समझ में आए। ठीक है, तो आज है हमारे पास एलसी परिपथ, अर्थात हम किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ, किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के साथ एक प्रेरकत्व और एक संधारित्र दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये प्रेरकत्व हो गया और ये संधारित्र हो गया सी, और हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जो कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है और इसके साथ हमने श्रेणी क्रम में इनको जोड़ दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि L के सिरे पर जो विभवांतर होगा VL मान सकते हैं उसको, और मान लीजिए संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने VL और VC, ठीक, इनके सिरों पर विभवांतर जो होंगे वो यहाँ पर शो कर दिए। और देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि VL जो होता है हम जानते हैं IXL के बराबर होता है, तो इस VL को आप IXL लिख सकते हैं और इस VC की अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो IXC होती है, ऐसा आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इसको करना कैसे है। सबसे पहले हम VL और VC इन दोनों का परिणामी ज्ञात करेंगे परिपथ में। ठीक है, परिणामी ज्ञात करेंगे और फिर उनके बीच कालांतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन बन के आती है। अब देखिए यहाँ से हम जानते हैं, पहले सबसे पहले इसका हम सदिश आरेख खींचेंगे। सदिश आरेख की सहायता से ही हम इसका परिणामी ज्ञात करेंगे VL और VC का। तो देखिए हम जानते हैं अगर किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा होता है, शुद्ध प्रेरकत्व L लगा होता है, तो उस कंडीशन में धारा और वोल्टेज इनके बीच में जो कालांतर होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इस कंडीशन में जो प्रेरकत्व वोल्टेज होते हैं VL वो धारा I से क्या होते हैं, 90 डिग्री अग्रगामी होते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज अग्रगामी और धारा होगी पश्चगामी, और कितने डिग्री कोण से, 90 डिग्री के कोण, यानी कि कह सकते हैं 90 डिग्री कालांतर से अग्रगामी वोल्टेज और धारा पश्चगामी होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो ये कितने डिग्री कोण से अग्रगामी होगी वोल्टेज, 90 डिग्री। और अगर किसी परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा होता है तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि धारा अग्रगामी और वोल्टेज पश्चगामी होते हैं, अर्थात VC वोल्टेज जो होंगे, VC वोल्टेज अर्थात कैपेसिटिव वोल्टेज जो होंगे VC, ठीक है, धारितीय वोल्टेज, ठीक, वो कैसे होंगे आपके 90 डिग्री पश्चगामी होंगे धारा के साथ। अर्थात इस कंडीशन में धारा 90 डिग्री कालांतर से अग्रगामी और वोल्टेज पश्चगामी होते हैं। ठीक है, और ठीक इसमें ऊपर वाले में क्या होगा, शुद्ध प्रेरकत्व के लिए वोल्टेज अग्रगामी और धारा पश्चगामी होती है 90 डिग्री कालांतर से। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं जब हमने आपको ये शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध संधारित्र वाला सर्किट कराया था, उस कंडीशन में हमने आपको ये सारी चीजें बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो हमारे देखे हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर कल जो सदिश आरेख बनाया है वो किस प्रकार से बनाया है। और अगर आपने नहीं देखे तो पहले उनको वॉच जरूर कर लें ताकि आपको आज का वीडियो क्लियर समझ में आए, अच्छा समझ में आए। अब देखिए यहाँ VL और VC इन दोनों के बीच अगर हम कालांतर की बात करें तो हम फिगर से देख पा रहे हैं कि VL और VC इन दोनों में आपस में 180 डिग्री का कालांतर उत्पन्न हो चुका है। देखिए धारा के साथ दोनों में क्या है, 90 कालांतर है। और पूरा अगर इन दोनों की बात करें हम VL और VC, ठीक है, प्रेरकत्व वोल्टेज और धारितीय वोल्टेज, इन दोनों के बीच में कालांतर कितना है, 180 हो गया। तो आप देख सकते हैं इनके बीच में कितना है कालांतर, 180। तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, आप बाई फिगर देख पा रहे हैं कि 180 का कालांतर उत्पन्न हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम बाद में लिख देंगे। चलिए इसके बाद अब हम पहले VL और VC का परिणामी निकाल लेते हैं, अर्थात
परिपथ में दोनों वोल्टेजों का क्या निकालेंगे, हम परिणामी ज्ञात करेंगे। देखिए परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं कि यदि मान लीजिए दो बल एक साथ एक बिंदु पर लगे हों, एक इधर को लगा हो एक इधर को लगा हो, ठीक है, यानी विपरीत दिशाओं में दो बल लगे हैं, इधर लगा है आपका 10 न्यूटन और इधर लगा है आपका 5 न्यूटन, तो परिणामी जो बल होगा वो किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, और कितना होगा 10 माइनस के 5 बराबर 5 न्यूटन, अर्थात 5 न्यूटन का जो फोर्स है, परिणामी फोर्स है ना, परिणामी बल 5 न्यूटन जो होगा इन दोनों का, वो किधर होगा, हमेशा ज्यादा की तरफ होता है, अधिक की तरफ होता है, ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। तो इसका परिणामी कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर, और कितना होगा 5 न्यूटन होगा। तो कह सकते हैं हम कि जब दो विपरीत दिशाओं में बल लगे हों तो उस कंडीशन में एक दूसरे को घटा करके और ज्यादा की तरफ जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसकी तरफ ही उसका परिणामी आता है, उसकी दिशा आती है। तो ठीक इसी चीज का हम यहाँ पर यूज करेंगे। VL वोल्टेज आपके ऊपर है, VC वोल्टेज नीचे है, और अगर सपोज मैंने मान लिया है यहाँ पर कि VL ग्रेटर देन है VC, ऐसा मैंने मान लिया है, सपोज कर लिया है कि VL इज ग्रेटर देन VC, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आ गए, सेम यही सिचुएशन आ गई, तो यहाँ पर इनका परिणामी क्या रहेगा, VL माइनस VC होगा, क्योंकि मैंने VL को ग्रेटर माना है, ज्यादा माना है, ठीक है, तो VL माइनस VC जो रहेगा वो क्या रहेगा, इन दोनों का परिणामी होगा, और किस दिशा में होगा, जिधर की वैल्यू ज्यादा है, तो VL को ज्यादा माना है तो इसका मतलब ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है, तो ये रहेगा आपका VL माइनस VC, और इन दोनों का क्या आ गया, ये परिणामी आ चुका है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमने इन दोनों का परिणामी निकाल लिया, ओके। तो चलिए मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो देखिए इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक, और ये सिचुएशन आप याद रखेंगे कि मैंने मान लिया है। यदि दोस्तों हम ऐसा मान लेते कि VC इज ग्रेटर देन है VL से, तो परिणामी नीचे की तरफ शिफ्ट होता और VC माइनस VL हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है, तो ज्यादा की तरफ को ही आप उसकी दिशा को शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मान लिया है कि VL इज ग्रेटर देन है VC, तो VL माइनस VC परिणामी होगा, वो आप ऊपर की तरफ होगा, तो कोई आपको परेशानी नहीं है इससे। अनुसार VL व VC का परिणामी क्या मान लिया हमने, V मान लिया है, तो कैसे निकालेंगे हम उसको, V बराबर VL माइनस VC, यही तो है परिणामी। अब देखिए इस सिचुएशन को ना आप, जो अभी मैंने बताया ना VL माइनस VC लिखें या VC माइनस VL लिखें, इस सिचुएशन को खाली एक चिन्ह के द्वारा भी खत्म किया जा सकता है। कैसे, अगर आप इसमें ये वाला साइन यूज कर दें, ये माइनस का ही चिन्ह होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, हमेशा ज्यादा में से कम को घटाइए, इसका मतलब होता है ये। अगर मान लीजिए VC ग्रेटर देन है तो आप VC माइनस VL कर दें, अगर VL ग्रेटर देन है तो VL माइनस VC कर दें, यानी कहने का मतलब ये है आगे पीछे चाहे इसको हम लिख दें, बट घटाएंगे हम हमेशा ज्यादा में से कम वाली वैल्यू को ही। तो इस माइनस चिन्ह के द्वारा भी इस चीज को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने ऑलरेडी मान लिया है कि VL इज ग्रेटर देन है VC, तो उस कंडीशन में आप माइनस साइन का यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। आप चाहे तो उस वाले साइन का यूज करके भी आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमेशा वैल्यू क्या आएगी, घट के पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा आप ज्यादा में से कम को ही घटाएंगे, ठीक है। तो वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो V इक्वल टू VL माइनस VC का हम यूज कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पर V इक्वल टू VL की वैल्यू हम जानते हैं IXL है, IXL, और VC है हमारा IXC, इसकी वैल्यू होती है हमने रख दी यहाँ पर, और V इक्वल टू इसमें से I को हम कर देंगे कॉमन, और XL माइनस के XC। देखिए यहाँ पर दोनों में हम IL और IC इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि श्रेणी क्रम में लगाते आए हैं हम परिपथ को, हमेशा से ही क्या लगाए हमने, श्रेणी क्रम में लगाए हैं, इसलिए धारा का मान क्या रहेगा, बराबर बराबर रहेगा। इसलिए मैंने कहीं भी मैंने अलग अलग शो नहीं किया, जैसे कि IL IXC इस तरीके से मैंने करंट को अलग अलग शो नहीं किया, सबके लिए मैंने सिंपल I ही लिया है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ से इस I को हम इसके नीचे ला सकते हैं, और ये आपका XL माइनस के XC हो जाएगा। और ये आप देख पा रहे हैं V अपॉन I, अगर ओम के नियम से इसकी तुलना की जाए, V अपॉन I एक तरीके से क्या होगा, प्रतिरोध के बराबर होगा, ठीक है, परिपथ की रुकावट होगी। लेकिन यहाँ पर परिपथ में रुकावट जो उत्पन्न करेंगे वो L और C एक साथ मिलकर करेंगे, अर्थात ये जो V अपॉन I जो एक तरीके से प्रतिरोध है, एक तरीके से कह सकते हैं प्रतिरोध ही है ना, उनके नियम से तुलना करें तो प्रतिरोध है। लेकिन ये प्रतिरोध जो है वो कैसा है, प्रभावी प्रतिरोध होगा L और C का एक साथ, ठीक है, L और C का प्रभावी प्रतिरोध होगा, जो हम इस प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ दोनों एक साथ मिलकर के रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, तो इस
प्रतिरोध अर्थात इस रुकावट को ही हम प्रतिबाधा शब्द से प्रदर्शित करेंगे और प्रतिबाधा को हम किससे करते हैं, Z से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, Z लिख देंगे। Z बराबर XL माइनस के XC हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक प्रतिबाधा का फॉर्मूला निकाल लिया है और हम यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ Z बराबर है V/I परिपथ की प्रतिबाधा है, परिपथ की प्रतिबाधा है, ठीक है, प्रतिबाधा। ओके, इतना आपको समझ आया होगा। अब देखिए हम जानते हैं एक्सएल की वैल्यू जो होती है ओमेगा एल होती है और एक्सी होता है हमारा 1/ओमेगा सी। तो आप उसको यहाँ पर रख के थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, परंतु हम जानते हैं एक्सएल इजकल टू ओमेगा एल और एक्सी जो होता है 1/ओमेगा सी होता है। तो आप इनको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो परिपथ की प्रतिबाधा Z जो होगी वो क्या होगी, ओमेगा एल माइनस XC 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने एक और प्रतिबाधा का फॉर्मूला आपने निकाल लिया, ठीक है। ये इतना आ गया। अब देखिए बात कर लेते हैं कलांतर की। तो VL व VC के मध्य कलांतर कितना है, कलांतर हम जानते हैं कलांतर कितना है 5, जो कितना होगा फिगर से देख पा रहे हैं 90 + 90 लिख देते हैं 90, चलो कोई नहीं। तो ये होगा 90 + 90 यानी कि 180। तो लिख सकते हैं 90 + 90 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 हो गया, 180 डिग्री का कलांतर, ठीक है। देखिए थोड़ा बच्चों का गली में शोर शराबा सा ज़्यादा है, आपको आई थिंक आवाज़ भी आ रही होगी, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे और क्या। 5 का कितना हो गया 180 का कलांतर आ गया। तो इस तरीके से हमने परिपथ की प्रतिबाधा निकाल दी। अब देखिए यहाँ से एक कंडीशन जो कि हमको लेनी है वो क्या है, अभी हमने आपको बताया कि VL ग्रेटर देन है VC से, तो परिणामी क्या होगा VL माइनस VC, और यदि VC ग्रेटर देन है VL से तो VC माइनस VL हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ऐसा हो जाए कि VL और VC एक दूसरे के बराबर आ जाए तो क्या होगा। तो ये एक नई कंडीशन आ गई इस परिपथ के अंदर कि यदि VL और VC आपस में बराबर है, अर्थात VL VC आपस में बराबर होने का मतलब हो गया XL और XC आपस में बराबर हो जाए। यहाँ पर हमारी जो नई स्थिति आई है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या निकाला, परिपथ की प्रतिबाधा निकाली Z बराबर XL माइनस XC। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये हमने कैसे निकाली है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, यदि ऐसा हो जाए कि VL और VC क्या हो जाए बराबर हो जाए, यदि हम एक काम कर लें इसमें, यदि हमने मान लिया यदि VL बराबर VC है तो क्या होगा VC, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, VL को हम IXL कर सकते हैं और VC को IXC कर सकते हैं, ठीक है। और I से I खत्म यानी कि XL बराबर हो गया XC। यदि XL बराबर XC आ गया तो परिपथ की प्रतिबाधा Z कितनी होगी, तो Z बराबर हो जाएगा, देखिए तो फिर Z बराबर क्या होगा, Z बराबर हो जाएगा 0, Z बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि XL और XC आपस में क्या है इस कंडीशन में बराबर है, अर्थात Z बराबर 0। यदि प्रतिबाधा 0 है तो फिर धारा कितनी होगी, तो धारा निकाल लेते हैं। तो परिपथ की धारा कितनी होगी, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर होता है V/Z, ठीक है। परिणामी प्रतिरोध जो कि हमने क्या माना था V माना था, और पूरे परिपथ की प्रतिबाधा Z, और Z है आपका क्या 0, तो V/0 यानी कितना हो गया अनंत हो गया। यानी कह सकते हैं हम इस कंडीशन में धारा का मान क्या होगा अनंत होगा। यदि XL बराबर XC है तो उस कंडीशन में प्रतिबाधा परिपथ की 0 हो गई तो धारा क्या होगी अनंत होगी, ठीक है। तो यहां से ये जो स्थिति है इस स्थिति को हम कहते हैं अनुनाद की स्थिति, अर्थात रेजोनेंस कंडीशन, इसे बोलते हैं अनुनाद की स्थिति, ठीक है। इस अनुनाद की स्थिति को हम देखिए थोड़ा समझते हैं, अनुनाद क्या है, परिपथ समझते हैं अनुनाद क्या है। देखिए एक तरफ तो आपके परिपथ के अंदर L और C लगा हुआ है, तो परिपथ की एक आवृत्ति होती है, ठीक है। और दूसरा आप जो स्रोत इस्तेमाल कर रहे हैं V/V0 sin ωt, ये जो आपने सोर्स दिया है इस सोर्स की भी अपनी एक आवृत्ति होती है। तो इस रेजोनेंस अर्थात अनुनाद की स्थिति में दोनों की जो आवृत्ति होती है वो मैच कर जाती है, बराबर होती है। तो इस कंडीशन में सदैव
परिपथ के अंदर जो रुकावट अर्थात प्रतिबाधा जो होती है वो क्या रहती है, जीरो, कोई रुकावट नहीं होती है और धारा क्या होगी उस कंडीशन में अधिकतम पाई जाती है। तो इस स्थिति को कहते हैं अनुनाद की स्थिति। ठीक है, समझ में आया? अनुनाद की स्थिति मतलब परिपथ की अपनी एक आवृत्ति और दूसरे जो सोर्स लगाया है उसकी आवृत्ति, दोनों क्या होती है उस कंडीशन में बराबर होती है, जिसकी वजह से परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित हो जाती है, अर्थात उसका जो प्रतिबाधा है, सिस्टम की प्रतिबाधा जो आई है सर्किट की, वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, कोई रुकावट नहीं होती है। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है और ये कब उत्पन्न होती है, जब हम XL बराबर XC लेते हैं, तो इस स्थिति को बोलते हैं अनुनाद की स्थिति। और देखिए अनुनादी आवृत्ति आ गई भाई, जिस आवृत्ति पर ऐसा होता है, जिस आवृत्ति पर ऐसा हुआ कि परिपथ में प्रतिबाधा शून्य होगी और धारा कितनी है, अधिकतम धारा है, तो ये एक स्थिति आ गई ना, इसे बोलते हैं अनुनाद की स्थिति। और इस अनुनाद की स्थिति में कोई ना कोई एक आवृत्ति होगी ना जिस पर ये ऐसा पाया जाता है, तो उस आवृत्ति को बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। तो अब देखिए इसमें हमें अनुनादी परिपथ कहलाता है। अब ये परिपथ कैसा बन जाएगा, इस कंडीशन के लिए अनुनादी परिपथ कहलाएगा। ठीक है, और हमें अनुनादी परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त। ठीक है, तो अनुनादी आवृत्ति के लिए करेंगे हम अनुनादी आवृत्ति। तो देखिए कैसे निकालेंगे अनुनादी आवृत्ति हम। अभी हमने क्या कंडीशन निकालनी है, क्या कंडीशन निकाली है हमने अभी, XL बराबर XC। तो लिखेंगे XL यदि XL बराबर है XC, तो फिर देखिए क्या होगा, XL को हम ओमेगा L लिख सकते हैं और XC को हम ओमेगा C लिख सकते हैं। ठीक है, XC को 1/ओमेगा C लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनकी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर LC बराबर 1, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/LC हो गया। और अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो 1/√LC आ गई। दोस्तों यहां से अभी हमने क्या निकाली है, कोणीय आवृत्ति, इसको क्या बोलते हैं, परिपथ की कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब है किस कोणीय आवृत्ति पर परिपथ के अंदर रेजोनेंस यानी कि अनुनाद उत्पन्न होता है, तो ओमेगा बराबर 1/√LC जो कोणीय आवृत्ति है, इस आवृत्ति के मान पर सदैव रेजोनेंस की कंडीशन उत्पन्न होती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जिस अवस्था में या जिस कोणीय आवृत्ति के मान पर जो परिपथ में रेजोनेंस उत्पन्न हुआ है, अनुनाद उत्पन्न हुआ है, उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है ओमेगा बराबर 1/√LC। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए ये कोणीय आवृत्ति निकाली है, हमें निकालनी है अनुनादी आवृत्ति। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। ओमेगा हम जानते हैं कि यदि हम ओमेगा को 2πf कर दें, और f क्या है, ये रेजोनेंस आवृत्ति है। ठीक है, रेजोनेंस आवृत्ति यानी कह सकते हैं अनुनादी आवृत्ति है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2πf लिख सकते हैं, और जहां पर f क्या है, अनुनादी आवृत्ति है, और हमें f का ही मान निकालना है, f का व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह हम 2πf लिख देंगे, तो देखिए क्या होगा, 1/√LC हो जाएगा। और यहाँ से आवृत्ति निकालनी है f, तो यहाँ पर 2π को हम नीचे ले जाएंगे, 1/2π√LC, और यही होगा अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। ठीक है, तो हम लिखेंगे यही परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में यहां तक निकालने के लिए ही आता है, तो आप इसको यहीं तक करेंगे। ठीक है, कैसे आता है, श्रेणी LC परिपथ की प्रतिबाधा और कालांतर ज्ञात कीजिए तथा अनुनादी आवृत्ति का भी व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस तरीके से एग्जाम में जो आपका ये क्वेश्चन है इस तरीके से आता है। ठीक, ये डेरिवेशन इस तरीके से आता है। और देखिए यहाँ पर हमने अनुनादी आवृत्ति निकाली है। ठीक है, कभी कभी अनुनादी आवृत्ति इसके लिए व्यंजक निकालने के लिए आ जाता है 2 नंबर में, तो आप केवल अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ही करना स्टार्ट करेंगे और यहीं तक कर देंगे। और इसके साथ साथ एक तरीके से और भी आता है क्वेश्चन ये
किस तरीके से आता है, केवल और केवल अनुनादी परिपथ के बारे में आपसे पूछता है कि अनुनादी परिपथ क्या है, इसकी आवृत्ति अर्थात अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। तो अनुनादी आवृत्ति, ठीक है, आप बाद में निकालेंगे, जो कि तरीका क्या रहेगा, यही रहेगा, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना होगा पहले। अनुनादी परिपथ के बारे में भी आपको समझाना होगा। तो अनुनादी परिपथ आप फिगर तो इस तरीके से बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि अनुनादी परिपथ जो होता है वो क्या होता है, अर्थात कब होता है। तो वहां मैंने आपको बताया है कैसे बताएंगे कि परिपथ की आवृत्ति और जो आपने स्रोत लगाया है, स्रोत की आवृत्ति क्या होती है, उस टाइम पर बराबर होती है, इक्वल होती है, मैच कर जाती है। तो इस कंडीशन में सदैव धारा क्या होती है, अधिकतम प्राप्त होती है। धारा का मान अर्थात धारा का आयाम जो होता है वो कैसा होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। और जो प्रतिबाधा होती है परिपथ की वो क्या रहती है, शून्य रहती है। इसी परिपथ को हम क्या बोलते हैं, अनुनादी परिपथ बोलते हैं। ओके, और फिर आपको अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करना है कुछ इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि अलग से भी पूछा जाता है स्पेशल तरीके से कि अनुनादी परिपथ समझाइए, ठीक है, और अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आपको कुछ भी तरीके से अगर कैसे भी घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको करके जरूर आए, इसको आप जरूर तैयार कर लें। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो हम लिख देंगे इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये काफ़ी बार अब तक बोर्ड में आ चुका है, तो आप इसको जरूर कर लें। तो देखिए यहाँ तक मैंने आपको ये छठा मैंने आपको परिपथ करा दिया। अब हमारा एक लास्ट परिपथ रह गया है जिसे हम बोलते हैं LCR परिपथ, अर्थात हम प्रतिरोध, ठीक है, शुद्ध प्रतिरोध और शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध संधारित्र, ठीक है, इन तीनों को अब हम एक साथ लगा करके परिपथ को स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो वो हमारा लास्ट रह गया है, तो इसके अगली वीडियो में मैं आपको वो लेकर आऊँगा। और दोस्तों सिलेबस को लेकर आप जरा भी परेशान ना हो, जैसे ही मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, ठीक है, वर्कलोड मेरा थोड़ा कम हो जाएगा, तो मैं आपको लेंथी वीडियो लेकर आया करूँगा आपके लिए। और हो सकता है कि एक दिन में 2 वीडियो भी 3 वीडियो भी आपकी आए, जिससे सिलेबस भी आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाए। और दिसंबर के लास्ट तक हम कोशिश करें, दिसंबर के लास्ट तक या 15 जनवरी तक हम आपका सिलेबस ये खत्म कर देंगे, इस पूरी बुक को खत्म कर देंगे हम, ठीक है। और उसके बाद हम चाह रहे हैं कि आपके साथ कुछ और भी चीज़ें, ठीक है, स्टडी की जाए, जैसे कि सॉल्व्ड मॉडल पेपर हो गया, फिर अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर हो गया, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के बारे में भी, ठीक है, और अनसॉल्व्ड वगैरह भी हम देखेंगे, करेंगे सब चीज़, मॉक टेस्ट पेपर, यानी कुल मिलाकर के आपकी पूरी तैयारी हम इसी चैनल के माध्यम से कराएंगे और हम अपने तरीके से आपको तैयारी कराएंगे। हमारा जो टारगेट है इस बार 95 प्लस का है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। 95 प्लस की तैयारी हम करके रहेंगे और हम अचीव करके रहेंगे इतने मार्क्स, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।